हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिषेक कुमार एसआरएस। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या? लास्ट लेक्चर में हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था डाइल्यूशन लॉ, और फिर लास्ट में जो डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो हमें इस पे MR, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग मतलब जब दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को एक में मिलाते हैं तो नेट जो मोलैरिटी आती है वो कितनी आती है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें दो सोल्यूशन दिए गए हैं। ये सोल्यूशन 1 है जिसमें 300 वॉल्यूम का सोल्यूशन है, जिसमें एक HCl का कंसंट्रेशन कितना है 3 मोलर, और ये दूसरा HCl का सोल्यूशन दिया गया 200 वॉल्यूम का, और उसका कंसंट्रेशन कितना है 2 मोलर। अब हमसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट जब दोनों सोल्यूशन को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट मोलैरिटी आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो कल ही हमने रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। कल बोले तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट मोलैरिटी होता है हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, बोले तो V1 प्लस V2। अभी देखो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं पहला सोल्यूशन और इसको मान लेते हैं हमारा दूसरा सोल्यूशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, M1 हमारा कितना है 3, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है उस कंसंट्रेशन के सोल्यूशन का 300, ओके, प्लस M2 इज अवर 2 मोलर, ठीक है, एंड उसका वॉल्यूम इज 200 ml, okay. Now we will take total volume 300 plus 200, okay. 3 3 जा 900 plus 2 2 जा 400 upon 3 or 2 500, and that will be equal to 1300 9 4 13 upon 500 and 5 6 5 2 जा 10 बचा 3, तो 2.6। तो ये हो गया हमारा आंसर कि जो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा उसका मोलैरिटी होगा 2.6 मोलर। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मोलैरिटी। जब देखो क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि दो सोल्यूशन है आपके, दोनों को जब हमने मिलाया तो जो नेट सोल्यूशन बनेगा उसका मोलैरिटी या उसमें HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब देखो आपका HCl, अब जब कंसंट्रेशन को जी कभी कभी अगर कुछ ऐसा मिल जाए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, कौन, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो HCl का कंसंट्रेशन कितना आया है रिजल्टेंट का 2.6 मोलर। अब देखो HCl है, इसमें H प्लस आयन होंगे और कौन से आयन होंगे Cl माइनस आयन होंगे। तो अब यहाँ पे देखो तो अगर HCl का, अभी देखो दोनों HCl का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें H प्लस का एक मॉलिक्यूल होगा, Cl माइनस का एक मॉलिक्यूल होगा। तो जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा उतना ही Cl माइनस का भी कंसंट्रेशन होगा, और जितना HCl का कंसंट्रेशन उतना ही H प्लस का भी कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है यार, आज ही होना था ये सब, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी सिमिलरली मान लो यहाँ पे अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन हमें दिया गया होता, यही HCl का ना जाके H2SO4 का होता कितना 2.6 मोलर, बात समझना, ठीक है, कोई क्वेश्चन भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, H2SO4 हमारा डाई बेसिक है तो 2H प्लस देता है और SO4 माइनस कितना देता है 1। तो देखो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.6, क्योंकि जब 2.6 H2SO4 ब्रेक होगा तो 2H प्लस देता है तो कंसंट्रेशन भी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। सल्फेट आयन एक ही देता है तो इसकी 2.6 ही रहेगी। ये ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये हमारा हमें लगता है क्लियर हो गया होगा।
कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का। ओके, चलो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है 200 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ NaCl। ठीक है, हमारे पास एक पहला सोल्यूशन मिल गया 200 ml ऑफ 200 ml 0.2 मोलर ऑफ NaCl, फिर 300 ml ऑफ 0.3 मोलर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट आर मिक्स्ड टुगेदर। दोनों सोल्यूशन को हमने एक साथ मिक्स कर दिया गया है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन एंड NO3 माइनस आयन। अब देखो, सबसे पहले Na प्लस का बात करते हैं। Na प्लस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? Na प्लस आपका NaCl में भी है। ठीक है, NaCl क्या क्या कर रहा है? एक Na प्लस और एक Cl माइनस। ओके, ठीक है, NaNO3 क्या कर रहा है? NaNO3 अगेन एक Na प्लस और एक Na3 माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया गया है। तो अब उसमें जब मिलाने के बाद पूछ रहा है कि Na प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, Cl माइनस का कंसंट्रेशन बताओ और NO3 माइनस का कंसंट्रेशन बताओ। जरा ध्यान से देखना। तो Na प्लस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? Na प्लस आपका NaCl में भी है और NaNO3 में भी है। तो अगर हम नेट Na प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, Na प्लस का अगेन M1V1 कहाँ से मिल रहा है भैया? NaCl दोनों सोल्यूशन में मिल रहा है। सॉरी, NaCl नहीं, Na प्लस यहाँ भी मिल रहा है आपका और यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, तो पहले वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम 200, ठीक है, मोलैरिटी 0.2 मोलर, प्लस दूसरे वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम 300 ml, मोलैरिटी 0.3 अपॉन टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 300। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 40 प्लस 3 3 जा 9 90 अपॉन 500, दैट विल इक्वल टू 9 4 130 अपॉन 500। 0 0 कटा तो अगर 13 अपॉन 50। इसको जरा सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है हमारा? ये तो ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा कितना? ये आ रहा है हमारा 0.26 मोलर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। फर्स्ट पार्ट मतलब ये हो गई हमारी जो कंसंट्रेशन किसकी? Na प्लस का कंसंट्रेशन। अब Cl माइनस का पूछ रहा है। अब देखो Cl माइनस हमारा कहाँ से मिल रहा है? खाली Cl माइनस हमारा कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ NaCl से। बाकी तो खाली अब ये वाला सोल्यूशन क्या करेगा? ये वाला सोल्यूशन Cl माइनस के लिए तो खाली वॉल्यूम ही बढ़ाएगा। तो अगर Cl माइनस का कंसंट्रेशन निकाला जाए तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन होगा, Cl माइनस हमें कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ सोल्यूशन 1 से मिल रहा है। तो हम लोग क्या रख करेंगे? 200 इंटू 0.2। अब ये वाला नहीं लिखेंगे टर्म, क्यों? क्योंकि इसमें Cl माइनस है ही नहीं, इससे तो Cl माइनस मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये क्यों लेंगे हम? अपॉन। अब अपॉन में हम पूरा लेंगे, क्यों? वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना। एक तरह से देखें, अगर Cl माइनस के रिस्पेक्ट में देखें तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन घटेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्योंकि बढ़ रहा है? इस वाले सोल्यूशन के, दूसरे वाले सोल्यूशन की वजह से। तो 200 प्लस 300 तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 500। ठीक है, तो आ जाएगा 4 अपॉन 50 मोलर। ठीक है, ये आ गया Cl माइनस का। Cl माइनस के बाद आता है आपका थर्ड वन, आपका आता है किसका? पूछ रहा है NO3 माइनस का। देखो अब समझ गए होगे, NO3 माइनस हमें कहाँ से मिल रहा है? NO3 माइनस सिर्फ हमें NaNO3 से ही मिल रहा है। ठीक है, ये देखो NaNO3 ही हमें खाली क्या दे रहा है? NO3 माइनस दे रहा है। इसमें तो हमें NO3 माइनस कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगेन तो हम कौन सा ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में? जिससे हमें
NO3 माइनस मिल रहा है, तो इससे मिल रहा। अपॉन में हम लोग टोटल वॉल्यूम लेते हैं, तो 200 प्लस 300 दैट विल इक्वल टू 3 3 जा 9, 90 अपॉन 500, ठीक है, 9 अपॉन 50 मोलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में खास बात इतना ही था कि हमें देखना था कि कौन कौन से आयंस कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर देखो Na प्लस क्यों हमने दोनों लिया, क्योंकि Na प्लस इससे भी प्रोड्यूस हो रहा है, Na प्लस इससे भी प्रोड्यूस हो रहा है और इससे भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ कंसंट्रेशन इसकी भी होगी Na प्लस इसकी वजह से भी होगी, तो दोनों को हम लोग लेंगे। इसमें Cl माइनस खाली NaCl की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमने सिर्फ इस वाले इसके ही मोल लेंगे। देखो टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है ना कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे मोलैरिटी ले रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, तो टोटल मोल तो इसी की वजह से आएंगे। किसके मोल्स पूछ रहा है, Cl माइनस के मोल्स पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, समझ गए होंगे, इतना कोई बहुत बड़ा वाला लॉजिक नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। झेलिएगा नहीं, आराम से समझते रहिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा उससे थोड़ा भौकाली क्वेश्चन है। अब भाई देखो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हल्का सा नया मिलेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सेट करने का कोशिश किया है हमने। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा उससे सही क्वेश्चन है, ध्यान से अगर वो समझ में आ गया होगा तो समझ में है ये भी आ जाएगा, कोई खास चीज़ नहीं है। आप देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 200 ml 2 मोलर NaCl पहला सोल्यूशन, ठीक। 300 ml 3 मोलर MgCl2, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन। 500 ml 5 मोलर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तीसरा सोल्यूशन, ठीक है। अब चौथा है क्या, पानी, इनको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, इनको एक साथ मिक्स कर दिया गया है। अब पूछ रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन। बात समझो, बिल्कुल वैसे ही है। NaCl क्या क्या देगा आपका, NaCl देगा आपका एक Na प्लस एक Cl माइनस, ठीक है। MgCl2 क्या देगा, MgCl2 देगा एक Mg2 प्लस, और ध्यान से देखना 2 Cl माइनस। AlCl3 क्या देगा, एक एल्युमिनियम 3 प्लस, एंड सेकेंड वन इज 3 आयंस ऑफ Cl माइनस। देख रहे हो ना, ब्रेक करेगा ना, आयनिक कंपाउंड है, आयंस में ब्रेक होगा, वाटर तो टूटते ही नहीं, वाटर का छोड़ो। तो आपको ये 3 चीजें इस तरह टूटेंगी। अब आपसे सबसे पहले पूछ रहा है Na प्लस का कंसंट्रेशन, देखो कितना आसान है। आपसे पूछ रहा है Na प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा जब इनको हम मिक्स कर देंगे। आपको भी पता है टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अब देखो ये सिर्फ, अब ये नेट मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग और डाइल्यूशन को दोनों एक साथ कंबाइन करके देखना है, हमें रटना नहीं है, बस समझने का कोशिश करो। देखो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस जो 1 लीटर पानी मिला है उसका भी तो वॉल्यूम होगा ना, होगा, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस की, तो Na प्लस के मोल्स कहाँ कहाँ से मिल रहा है, Na प्लस हमें सिर्फ NaCl से ही तो मिल रहा है और तो कहीं तो मिल नहीं रहा, तो न्यूमरेटर में हमें इसके मोल्स मिलेंगे। तो M1V1 अगर लेंगे तो 200 इंटू 2, ये होगा मोल्स ऑफ Na अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम सबसे पहले NaCl का वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन 1 का वॉल्यूम 200, सोल्यूशन 2 का वॉल्यूम 300, सोल्यूशन 3 का वॉल्यूम 500 500, एंड ये आपका चौथा है पानी है, ठीक है। इसका ये भी तो वॉल्यूम बढ़ा रहा, कितना 1 लीटर पानी मिलाया है तो वॉल्यूम तो टोटल बढ़ेगा। अब 1 लीटर मतलब यहाँ पे ml में ले रहे हैं तो 1000 ml, इस तरह ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 400, 2 2 जा 400, ठीक है, 3 2 5 5 5 10, तो ये आ जाएगा 2000, ठीक। 4/20 दैट विल इक्वल टू 0.2। तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, अगेन अभी किसका निकालना हमें निकालना है, अब कहाँ गया
Cl माइनस का, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत आराम से, और जो लोग आ रहे हैं वो पॉज करके अपना खुद लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Cl माइनस में देख लो, Cl माइनस का कंसेप्ट, अब Cl माइनस कहाँ कहाँ मिल रहा है, NaCl से मिल रहा है 1 Cl माइनस, यहाँ से मिल रहे हैं 2 Cl माइनस, और तीसरे से भी मिल रहे हैं 3 Cl माइनस, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जितना Cl माइनस लेंगे उतना लेंगे, इसके मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पे जितने Cl माइनस के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो लेंगे, यहाँ से भी जितने Cl माइनस के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो Cl माइनस हमें मिल रहा है, सबसे पहले तो सोल्यूशन 1 से मिल रहा है, कितना मिल रहा है M1V1, तो मोलरिटी अगर उसका कंसंट्रेशन Cl माइनस का कितना होगा 2, V1 कितना होगा 200, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है, प्लस दूसरे में 3, तो अगर 3 मोलर MgCl2 2 मॉलिक्यूल दे रहा तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाएगी, 3 इंटू 2, वॉल्यूम कितना है उसका 300। अब देखो AlCl3 यहाँ 3 Cl माइनस दे रहा, एक AlCl3, तो AlCl3 की जितनी कंसंट्रेशन होगी Cl माइनस की उसके 3 टाइम होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना है, हाँ इसका वॉल्यूम कितना है 500 अपॉन में टोटल वॉल्यूम अगेन वही 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000। बात समझे, अभी देखो फिर से समझ लो ये वाली बातें, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आया और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 3 कहाँ से आया, क्योंकि 1 मोल MgCl2 2 मोल Cl माइनस दे रहा है, या बोले तो 1 मॉलिक्यूल MgCl2 2 मॉलिक्यूल Cl माइनस दे रहा है, ये 2, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। अगर MgCl2 का कंसंट्रेशन 3 मोलर है तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा, तो वही आपका 3 इंटू 2 हो गया। अब देखो सिमिलरली इसमें देखो 4 मोलर AlCl3, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल या 1 मोल AlCl3 का कंसंट्रेशन 4 मोलर है तो Cl माइनस का कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल 3 Cl माइनस दे रहा है तो जस्ट 3 टाइम होगी जो AlCl3 का कंसंट्रेशन होगा, तो ये यहाँ से जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन आएगा वो 3 टाइम ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6, ठीक है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर 1 मिनट कैलकुलेटर्स करता हूँ भाई, हाँ तो ये आ रहा है हमारा 4.1 मोल। सॉल्व कर लेना आप, हमें कैलकुलेटर चलाने दो, ठीक है, तुम लोगों को खुद करना है। आगे अगला क्या पूछ रहा है, Mg2 प्लस Al3 प्लस, ठीक है, तो Mg2 प्लस निकाल लो, Mg2 प्लस का क्या होगा, Mg2 प्लस अगेन Mg2 प्लस कहाँ से मिल रहा है हमको, Mg2 प्लस हमको खाली इस वाले सोल्यूशन 2 से मिल रहा है, तो बस न्यूमरेटर में सोल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन मोल्स रहेंगे या मॉलिक्यूल्स रहेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो Mg2 प्लस क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस आपका 300 इंटू 2, ठीक है, 1 मिनट 300 इंटू 3, सॉरी 300, अरे यार पेन कहाँ, 300 इंटू 3 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना था 2000, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है, 3 तिरका 900 अपॉन 2000, 2 बिंदी गई 9/20, सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व आएगा 0.45 मोलर, ठीक है। अब आ जाते हैं Al3 प्लस, लास्ट कंसंट्रेशन। अब Al3 प्लस का पूछ रहा है, Al3 प्लस कहाँ से, एल्युमिनियम 3 प्लस कहाँ मिल रहा है, खाली हमें थर्ड वाले सोल्यूशन से मिल रहा है, ठीक है। थर्ड वाले सोल्यूशन में अगेन
ठीक है, तो हम लोग खाली वही लेंगे, न्यूमरेटर में खाली उसी के टर्म लेंगे। तो क्या आ जाएगा, AL3 500 इंटू 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 2000, 5 चौकू 20, 2000 अपॉन 2000, तो दैट विल इक्वल टू 1 मोलर। तो ये आ गए हमारे चारों टर्म का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये पहले का आया है, अगर Na+ का देखा जाए 0.2 मोलर, Cl- का आया 4.1 मोलर, Mg2+ का आया 0.45 मोलर, एंड लास्ट एल्युमिनियम 3+ का आया 1 मोलर। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। देखो फिर से समझ लो, हमें दिए गए थे 200 ml 2 molar of NaCl solution, 300 ml 3 molar MgCl2 solution and 500 ml 4 ml AlCl3 solution और प्लस 1 लीटर वाटर, इन चारों को एक साथ मिक्स कर दिया गया। अब उसमें पूछा गया Na+ का कंसंट्रेशन बताओ। अब जो नेट आया है सोल्यूशन, Cl- का कंसंट्रेशन बताओ, Mg2+ का कंसंट्रेशन बताओ, Al3+ का कंसंट्रेशन बताओ। अब देखो क्या हुआ था, आपका एक NaCl किस में टूटता है, Na+, Cl- में, MgCl2 किस में टूटता है, Mg2+ और 2Cl- में टूटता है ये। ठीक है, सिमिलरली AlCl3 किस में टूटता है, Al3+ और 3Cl- में। बस यही पे यहाँ पे मेन यही देखना है कि कहाँ पे हमें किसका कितना कंसंट्रेशन लेना है। अब देखो Na+ हमें कहाँ से मिल रहा है, खाली सोल्यूशन 1 से मिल रहा है। तो अब जो न्यूमरेटर रहेगा, जो न्यूमरेटर में जो मोल्स रहेंगे वो खाली किसके रहेंगे, NaCl के रहेंगे, अपॉन में टोटल वॉल्यूम रहेगा। सिमिलरली Cl- हमें कहाँ से मिल रहा है, तीनों से मिल रहा है, 1 से भी मिल रहा है, 2 से भी मिल रहा है और 3 से भी मिल रहा है। तो अब न्यूमरेटर में इन तीनों का मोल्स रहेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि कितने, अब यहाँ पे एक Cl- का कंसंट्रेशन देखना है ना। तो देखो यहाँ से 2 Cl- मिल रहे थे, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल दे रहा था Cl- के, तो इसीलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा गया। क्योंकि हम Cl- का बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, Cl- आयन की बात कर रहे हैं कि Cl- का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो Cl- हमें डिपेंड करता है कि आयन टूट के कितना Cl दे रहा है। एक आयन एक दे रहा है तो एक तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितना उस आयन का होगा, आयनिक कंपाउंड का होगा, उतना Cl- का कंसंट्रेशन होगा। अगर 2 हो रहा है तो जितना आयनिक कंपाउंड का होगा, 3 मोलर है तो Cl- का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर AlCl3 का जैसे ये 3 दे रहा है तो इसका अगर 4 मोलर है तो Cl- का 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये Cl- का कंसंट्रेशन आया। Mg2+ नॉर्मल जैसे इसका निकाला वैसे ही ऐसे Al3+। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है बेसिकली नया टॉपिक है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये हमने खुद लिख के अपने नोट्स हमने का थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरी टाइप है तो आराम से बढ़ के, ठीक है, जिसको नोट करना आराम से नोट भी कर सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस किस, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन टर्म्स का जितना कॉन्सेप्ट था वो पूरा हमने पढ़ा दिया गया है, सब डिस्कस कर लिया है, कितने टर्म होते हैं, क्या क्या होता है, और वो बहुत क्लियर कर लेना, क्योंकि पूरा आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हो या फिर वेपर प्रेशर हो, राउल्ट्स लॉ हो, सब आपके कंसंट्रेशन टर्म्स कहीं ना कहीं आते हैं और यूज होते ही होते हैं। तो आई थिंक वो सब आपको क्लियर हो गया होगा, आप आराम से कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक इसी के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस कैसे लिक्विड में सॉल्युबल होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो अब क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। अब डिफरेंट बुक्स में है, कहीं कहीं अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया गया है, कहीं कहीं सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट दिया गया है और कहीं कहीं दोनों दिया गया है। इतना हमें नहीं पता, हमें इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है गैस की लिक्विड में, तो वो एक टर्म होता है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उससे रिस्पेक्ट की जाती है और उसके रिस्पेक्ट में या उससे की जाती है, ठीक है। होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ml और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कहीं कहीं ml दिया गया, कहीं कहीं
मीटर क्यूब दिया गया। हमने दो तीन बुक्स देखी, तो किसी में ml, किसी में सेंटीमीटर क्यूब। आपको ही पता है 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना भी टेंशन नहीं लेना, आप किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस in ml or centimeter cube that can be dissolved by 1 ml or 1 centimeter cube of a liquid solvent। देखो सीधी भाषा में देखा जाए तो कितना ml या कितना सेंटीमीटर क्यूब गैस का अमाउंट कितने पर ml सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना डिजॉल्व होता है टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब मान लो हमने 1 लीटर पानी में या 1 ml पानी में कितना ml कोई गैस डिजॉल्व हो रही है उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसको ही बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। नहीं समझे? फिर से समझो। It is defined as the volume of the gas in ml or centimeter cube that can be dissolved by 1 ml or 1 centimeter cube of a liquid solvent to form a saturated solution at particular temperature। उस सॉल्वेंट को सैचुरेट बताने के लिए कितना अमाउंट उस गैस का डिजॉल्व होगा, उसको ही बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं या फिर छोटे मोटे एग्जाम में सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बाकी एडवांस में तो बहुत रेयरली 1-2 क्वेश्चन हमें सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस पे दिखाई पड़े थे। ठीक है, हाँ नीट हीट में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा ही होता है आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्ट है आपको, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व। तो गैस की वॉल्यूम कितना डिजॉल्व हो रहा है? कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट ले रहे हैं लिक्विड, उसका वॉल्यूम कितना है? P प्रेशर ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर। तो उस गैस का एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, मतलब कितना प्रेशर है इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यहाँ पे यूनिट है। ठीक है, पक्का? तो आपको इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, और बेसिकली ये सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बताता है। इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं क्या है आगे। फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। कौन कौन से फैक्टर गैसेस की सॉल्वेबिलिटी लिक्विड में मायने रखते हैं, जैसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गैसेस की सॉल्वेबिलिटी किसमें? लिक्विड्स में। तो पहला जो आता है, पहला आता है आपका नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। तो अब ये तो गैस या सॉल्वेंट डिपेंड करता है कि कैसा सॉल्वेबिलिटी कैसी है, तो डिपेंड करेगा कैसा गैस का नेचर है या सॉल्वेंट का नेचर है। जनरली कुछ दिया गया है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जनरली इससे डायरेक्ट 1-2 नाम, एक क्वेश्चन ईजी सा आ जाता कभी कदार। ठीक है, जनरली द गैसेज विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि गैसेस जो जल्दी लिक्विफाइड हो जाती हैं, मतलब जो लिक्विफाई होने की कंडीशंस ज़्यादा होती है जिनकी, ठीक है, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं जो कॉमन सॉल्वेंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। CO2 की, अब देखो CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इसका कारण क्या है कि CO2 की लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा सॉल्युबल होती है। पहला पॉइंट तो आप इससे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, द गैसेज विच रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, और जो गैसेज सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, पजेस हायर सॉल्वेबिलिटी। मान लो आपकी कोई 2 गैसेज है, एक गैस रिएक्ट कर रही है सॉल्वेंट के साथ, एक रिएक्ट नहीं करती है। जो रिएक्ट करेगी उसकी सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसे HCl और NH3 गैस इसीलिए बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 आर मच मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है इथाइल अल्कोहल में देन इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल से शायद ज़्यादा रिएक्टिव है देन वाटर से, इसीलिए ये उसमें ज़्यादा सॉल्युबल है। ये थ्योरेटिकल टाइप का है थोड़ा आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी पास करते हैं। अब आराम से ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
ठीक है, अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी का? देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कोई गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटती है। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द सोल्यूशन ऑफ गैस सेम एज यूजुअली एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो ये क्यों होता है, जब भी हम हीट करते हैं किसी सोल्यूशन को तो जो भी उसमें गैसेस डिजॉल्व होती हैं वो एक्सपेल्ड मतलब वो बाहर आ जाती हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड जो पानी में, जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता है पानी का तो ऑक्सीजन का डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी घटती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी भी कोई भी गैस डिजॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमेशा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो राइट हैंड साइड हीट बढ़ेगा। ठीक है, और हीट ऑलरेडी प्रोड्यूस भी हो रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी? बैकवर्ड भागेगी। और रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी तो मतलब हमारा गैस की जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होगी, गैस बाहर निकलेगी। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल तो हमारा जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड में घटेगी। ठीक है, एंड लास्ट आता है प्रेशर। बस यही हमें पढ़ना है। प्रेशर क्या? द इफेक्ट ऑफ, देखो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो दिया था हेनरी ने। तो अब हमें मेन पढ़ना है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ही बेसिकली बताता है कि किस तरह प्रेशर डिपेंड करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी में लिक्विड के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हाँ थक गए यार। हेनरी लॉ पढ़ने से पहले, ठीक है, हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हम अब बता दें कि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। हेनरी लॉ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एडवांस के लिए, लेकिन नीट के लिए, मेंस के लिए और आपके बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी कभी बहुत आसान और इजी क्वेश्चन आ जाता है हेनरी लॉ से। तो हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे। देखो यार, कंटेंट पे शक मत करना। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट है। बोर्ड का तो छोड़ो यार, बोर्ड तो मतलब इससे आराम से एक ही बार पढ़ लोगे, सब हो जाएगा। हम जेई और नीट का बात कर रहे हैं, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा और पूरा कंटेंट दे रहे हैं आप। ठीक है, हाँ मेरा सेटअप भले ना एक बड़ी बड़ी कोचिंगों जैसा हो, मार स्मार्ट बोर्ड ना हो, पीछे एकदम अपने आप सब ऑटोमेटिक सिस्टम ना हो, लेकिन जो कंटेंट है ना मेन मेरा, वो कहीं से कम नहीं है। आप जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा एकदम बेसिक से। कहीं आपको लग रहा है कि 11th का ज़रूरत है हमें, कि 11th नहीं पढ़े इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्पोर्टेंट, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप लोग बताएं, उसी हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है ना, और आराम से पढ़ेंगे, स्लोली, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, बस पैनिक नहीं होना है। आप भी रेगुलरिटी मेंटेन रखना। ये नहीं एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर 10 दिन का ब्रेक दे रहे हो। 3 ही घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो। और मोटिवेशनल लेक्चर कम देखो, वीडियो लेक्चर मेरे ज़्यादा देखो। ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हम हेनरी लॉ। तो बेसिकली ये लॉ कहता क्या है? It is states that the solubility of a gas in a gas over the solution, दूसरा लाइन पे आ गया क्या? हाँ, it is state that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at a definite temperature। देखो हेनरी ने ये कहा है कि कोई भी गैस का सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। उस गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी एट ए डेफिनिट टेम्परेचर, मतलब गिवन टेम्परेचर पे, यहाँ टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात समझो। तो हेनरी लॉ ये कहता है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा उस सॉल्यूशन पे उसका प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, बस इतनी सी बात है। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से दिया गया, हम पूरा हेनरी लॉ, जैसे एनसीईआरटी बहुत जरा सा दिया गया, हम पूरा हेनरी लॉ क्या क्या कहता है, कैसे कैसे हम पूरा बताने का कोशिश कर रहे हैं सिंपल भाषा में। देखो, इफ m इज द मास ऑफ द गैस, मतलब कितना मास गैस का डिजॉल्व हो रहा है कितने वॉल्यूम सॉल्वेंट में, डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, एंड p इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। देन अब देखो, m आपका क्या है? अमाउंट ऑफ गैस, p क्या है? उस गैस का प्रेशर, और ठीक है। तो अभी अभी हेनरी क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली, अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, जिसको हमने बोला है k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आगे देखते हैं, व्हेन p इक्वल टू 1, अगर p हमारा 1 के बराबर है, बेसिकली p अगर हमारा 1 प्रेशर 1 यूनिट है, तो मास हमारा किसके बराबर होगा? सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट यूनिट प्रेशर इज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो जो कितना अमाउंट गैस का डिजॉल्व होगा वो कितना किसके बराबर होगा? उस कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर, अब ये जो k की वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे एक वैल्यू डिपेंड करती है, और ये भी डिपेंड करता है कि यूनिट क्या है प्रेशर का, ठीक है। तो वही है, द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर ईच गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। द मैग्नीट्यूड ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर। इन सारी चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है आपका? k का मैग्नीट्यूड, सॉरी k का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं डायरेक्ट। ठीक, अभी आपकी इक्वेशन क्या थी? आपकी इक्वेशन थी m इक्वल टू KP, ये किससे रिजेंबल कर रही? y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इक्वेशन क्या थी? y m इक्वल टू KP, कमला पसंद नहीं बे, ठीक है m इक्वल टू KP। तो अगर m, बेसिकली m क्या दिखा रहा है? m दिखा रहा है अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिजॉल्व इन दैट लिक्विड, और p क्या है? उस गैस का प्रेशर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया सीधे स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx को फॉलो करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने कॉर्नर में लिखा था। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज नोन एट वन पर्टिकुलर प्रेशर, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज नोन एट वन पर्टिकुलर प्रेशर, अगर किसी एक गैस की सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पता है आपको, देन इट कैन बी कैलकुलेट एट द प्रेशर यूजिंग फॉलोइंग। मतलब अगर हमें मान लो P1 प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी M1 है, तो P2 पे कितनी होगी? तो हम लोग ये रिलेशन M1 अपॉन M2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वेयर M1 क्या है? M1 इज द सॉल्युबिलिटी एट P1 प्रेशर, M2 इज द सॉल्युबिलिटी एट P2 प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकता आपके। जब कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट 1 मार्क्स में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आपके आ सकता है। अब देखो ये क्या है? एक छोटा सा है N2 और O2 के। अब देखो प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी कर देखो, अब O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, N2 से। तो आप इस कर्व में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। अब इस तरह से जो ये डेफिनेशन ज़्यादातर चलती है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं। अब देखो जितना अमाउंट गैस का ज़्यादा होगा अमाउंट, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। नहीं समझ रहे? अगर भाई गैस का मास ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो वही बोल रहे हैं, अगर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा।
तो thus Henry's law can also be stated as the pressure of a gas over a solution in which the gas is dissolved is proportional to the mole fraction of the gas। तो बात समझो, बात ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह हेनरी ने कहा था कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ऑफ दैट गैस, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बात वही है, बस घुमा के कह दी गई है। अभी हम इसका डेरिवेशन भी करा देंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अगर अब x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, m2 मास था, ठीक है। अगर m2 मास है उसका डिजॉल्व का, तो x क्या है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, x2 हम मान के चलना है। तो अगर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इस, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट लगाएंगे। अब इसी को ही बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। तो ये आ गया ना। अभी इस वाले को हम डिराइव भी करेंगे, उस वाले ऊपर मेन जो डेफिनेशन है इससे ठीक है, डिराइव करेंगे अभी हम इन टर्म्स ऑफ हेनरी लॉ, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे होता है अभी बता रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है, चिल मारो, ठीक है। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH एट डेफिनिट टेम्परेचर और गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबकी अपनी KH की वैल्यू डिफाइन होती है, आपको एक क्वेश्चन में दिया मिलेगा। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट द लोअर इज द सॉल्वेबिलिटी। अब यहाँ से दिख रहा है जितना ज़्यादा KH होगा उतना कम, भाई ऑब्वियस सी बात है, KH अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेबिलिटी कितनी, सॉल्वेबिलिटी गैस की क्या होगी, सीधे सीधे क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा कि नहीं। अभी ये बातें अभी हम आगे और करेंगे। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन पहला है हमारा, H2S ए टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, ठीक है। H2S बहुत सेहत के लिए हानिकारक गैस है जिसका स्मेल कैसा है, सड़े अंडे जैसा है। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज हो रही है, ठीक है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP, H2S का जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो कितना दिया गया है, 0.195 मोलल, मोलैलिटी दी गई है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बात देखो ध्यान से समझो, आपको दिया गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस किसमें, पानी में दी गई है 0.195 मोलल। बात समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाबू कि 0.195 moles of H2S is dissolved in 1 kg of वाटर। बात समझे, मोलैलिटी होता क्या था, अरे मोलैलिटी यही तो होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हम लोग लेते थे सॉल्वेंट का मास किसमें, केजी में, ठीक है ना। तो वही हुआ ना 0.115 मोलल, मतलब 0.195 मोल्स H2S गैस के डिजॉल्व है किसमें, 1 kg वाटर में। यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट, यही ना होता है मोलैलिटी का डेफिनेशन। तो वही है, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन में, अब देखो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ मोल्स ऑफ किसके देखें, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के देखें, तो पानी कितना है, 1 kg है, तो उसका मोल्स कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 1 kg बोले तो 1000 ग्राम अपॉन 18। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है,
तो ये आ जाएगा 55.5 मोल्स। तो 55.5 मोल्स इसके हैं और मोल्स ऑफ उसके कितने हैं H2S के, अभी ये तो देख ही लिया 0.195 मोल। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा H2S का? H2S का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, H2S का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल्स, मतलब 55.5 प्लस 0.195। अब देखो ये नेगलेक्ट भी कर सकते हो 0.195 विद रिस्पेक्ट टू 55.55। ठीक है, चलो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका मैंने सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर देखते हैं कैलकुलेट में। इसका आंसर आया है 0.0035। ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का, जो गैस डिजॉल्व हुई। देखो हेनरी लॉ भी आपका डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड है। आप देखो यहाँ पे देख भी रहे हैं, आपका देखो सोल्यूशन का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है और सोल्यूट का अमाउंट कितना है। तो हेनरी लॉ में आप कभी भी देखोगे कि सोल्यूट का अमाउंट हमेशा बहुत कम आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो गया। अब एट STP पे दिया गया है, सिस्टम एट STP पे दिया गया है, STP पे प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है कि नहीं। अब हमसे पूछ रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ होता है, हेनरी लॉ आपका क्या होता है? मोल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, बोले तो सॉरी प्रोपोर्शनल है, लॉ क्या था आपका? ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक, अब यहाँ से KH आपका हो जाएगा, KH हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2S मतलब 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S 0.0035, दैट विल इक्वल टू 285.71 atm। देखो मोल फ्रैक्शन का यूनिट तो होता नहीं। ठीक है, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट होगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में और भी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, डिटेल में हम अभी समझेंगे कि ये आया कैसे है। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे तो आपकी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया पहले कि नहीं? देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया था कि H2O गैस 0.2 मोलल वाटर में H2S गैस की जो सॉल्युबिलिटी दी गई थी 0.195 मोलल दी गई थी। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट पता करना था, और हेनरी लॉ आपका होता क्या है? ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस या प्रेशर ऑफ दैट गैस इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये कैसे आया? ये अभी हमने पढ़ा था क्या, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ आपका कहता है क्या कि द हेनरी लॉ स्टेट द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इन विच द गैस इज डिजॉल्व इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अच्छा ये उल्टा लिखा है भाई जी, ये है मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड दैट विल बी इक्वल टू होगा दैट विल बी इक्वल टू होगा प्रेशर इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सॉरी ये होगा, फिर से देख लेते हैं इसको हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, प्रेशर, ये स्टेटमेंट ये था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात वही है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस जो डिजॉल्व हो रही है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखते हैं इसको बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट डिजॉल्व गैस। ठीक है, ये था आपका, सॉरी थोड़ा हम स्टेटमेंट मतलब मेरा सही था, ये लिख हमने उल्टा दिया था, कोई बात नहीं, इतना कोई पैनिक होने का बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने नॉर्मल, हमें मेन समझना पता क्या है, ये हम समझ गए, माहौल बन गया। ठीक है, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें पता करना था तो उसके लिए हमें प्रेशर पता चाहिए,
और प्रेशर में पता था एट एसटीपी पे गैस का जो भी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, हमें पता करना था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने कैसे पता किया, इस वाली लाइन से जो हमारा कंसंट्रेशन दिया गया था गैस किस में, वाटर में या लिक्विड में। ठीक है ना। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। वही हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि हेनरी लॉ को जो मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, यहाँ अकॉर्डिंग टू यहाँ मान लेते हैं M2 क्या है, M2 है आपका मास ऑफ गैस डिजॉल्व। ठीक है, एंड M1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब M2 गैस M2 मतलब मास, अरे यार मतलब M2 मास किसका है, जो गैस डिजॉल्व हो रही है। M1 मास किसका है, जिस लिक्विड में ये गैस डिजॉल्व हो रही है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ होता है मास ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे हो जाएगा M2 इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड P। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट M2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये मास ऑफ सॉल्वेंट M1 है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा M2 अपॉन M1 इक्वल टू K अपॉन M1 P। ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब देखो K भी आपका कांस्टेंट और सॉल्वेंट का मास तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नया कांस्टेंट K डैश P। ठीक है, तो K डैश यहाँ पे क्या, K डैश की वैल्यू यहाँ पे होगी K अपॉन M1। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब दोनों को M1 जो आपका M1 M2 है उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। तो आपका M2 क्या है, मास ऑफ गैस, तो उसका मॉलिक्यूलर मास मान लो M2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास उसका कैपिटल M2 मान लिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे लिखें M1 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M1 मान लिया। तो अब इधर से भी डिवाइड करेंगे, K डैश अपॉन M2। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर को भी तो डिवाइड करेंगे भाई, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे M1 से डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, 1 अपॉन M1। ठीक है, इक्वल टू P। अगेन देखो K डैश कांस्टेंट आपका, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर मास गैस का भी वो भी कांस्टेंट, M1 भी कांस्टेंट। तो इस सबको हम एक नए कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग K डबल डैश। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब K डबल डैश, अभी लेकिन इधर देखो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व, ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से N2 अपॉन N1 इक्वल टू K डबल डैश इंटू P। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक,
N2/N1 इक्वल टू K डबल डैश P। तो ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज गिवन बाय क्या होगा, N2N1 प्लस N2, वही मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। अगर हम मान लें कि ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 प्लस N2 अप्रॉक्स इक्वल टू किसके होंगे, N1 के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा आपका N2/N1, ठीक है। ये मान लो आपका फिफ्थ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन फोर्थ में। तो इक्वेशन फोर्थ में अगर हम पुट करेंगे तो आपका X2 इक्वल टू हो जाएगा K डबल डैश, कहाँ गया हमारा पॉइंटर, कहाँ गया, ठीक है, K डबल डैश P। अब देखो, अभी बात समझ लो, हुआ क्या है, हमने क्या ले लिया, हमने पहले मान लिया कि हमारा M2 जो मास है किसका है, गैस का जो डिजॉल्व हो रही है, M1 मास किसका है, लिक्विड का जो हमारा सॉल्वेंट है जिसमें डिजॉल्व हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या होता है, मास ऑफ गैस जो डिजॉल्व होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, प्रेशर के। ये बेसिकली स्टेटमेंट था हेनरी का जिसको हमने पढ़ा था। तो मास तो और ये क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो M2 इक्वल टू KP हो जाएगा। P क्या है, प्रेशर ऑफ दैट गैस। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया किससे, जो सॉल्वेंट है उसके मास से। सॉल्वेंट का मास कितना है M1, तो M2/M1। अब इधर डिवाइड किया तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब K भी आपका कांस्टेंट, M1 भी आपका कांस्टेंट, पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा K डैश। K डैश यहाँ पे क्या है, K/M1। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास है उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो गैस का मॉलिक्यूलर मास हमने कैपिटल M2 माना, ठीक है, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास हमने कैपिटल M1 माना। तो इनको डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिवाइड कराया गया है तो राइट हैंड साइड भी वही काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो डिनोमिनेटर है M2 से डिवाइड कराया था, न्यूमरेटर जो है M2 से डिवाइड कराया था और डिनोमिनेटर है वो M1 से डिवाइड कराया था, ओके। अब देखो K डैश भी कांस्टेंट, M2 भी कांस्टेंट, M1 भी कांस्टेंट, इन सबको मिला के एक नया कांस्टेंट बना K डबल डैश। K डबल डैश का वैल्यू कितना है, K1/M2/1/M1, ठीक। देखो डेरिवेशन कहीं नहीं पूछा जाता है, बोर्ड में आज तक पूछा नहीं गया है, कंपटीशन में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोग झेलो ना, ताकि आप समझ में आए और बता सको ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल मोल्स। तो गैस का अगर हमने मास M2 माना है, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M1 माना है, तो उसके मोल्स हमने स्मॉल n2, ठीक है। स्मॉल n2 क्या है, मोल्स ऑफ गैस, और स्मॉल n1 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तुम आराम से अच्छा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अरे यार सारी चीज़ें यही आनी थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कंसीडर कर लिया। तो हमने जो N2 और N1 के सम, अब N2 को विद रिस्पेक्ट टू N1 हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो X2 हमारा क्या आ गया, N2/N1। तो यहाँ से हमने क्या किया, X2 की वैल्यू हमने फोर्थ इक्वेशन में रखी, तो हमारा यहाँ से आ गया X2 इक्वल टू K डबल डैश P, ठीक। अब देखो आगे देखो, तो हमारा आ गया है X2 इक्वल टू K डबल डैश P, ठीक है। K डबल डैश आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/K डबल डैश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस,
ठीक है। तो अब 1/k डबल डैश भी कांस्टेंट होगा, तो 1/k डबल डैश को हमने कांस्टेंट को नाम दिया हेनरी कांस्टेंट, दैट इज x2। ठीक है, 1/k डबल डैश आपका हो जाएगा kh के बराबर, और ये आपका आ गया फाइनल हेनरी लॉ जो आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, और जिससे ज़्यादातर बुक्स में आपका जो दिया जाता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डिजॉल्व इन दैट सोल्यूशन। ठीक है, वो भी पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, ए मोल फ्रैक्शन के टर्म वाला स्टेटमेंट भी सही है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। हमने दोनों के रीजन भी बता दिए हैं और दोनों का हमने डेरिवेशन भी करा दिया। इसी को ही बोलते हैं हेनरी, अरे यार, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट हेनरी लॉ और ये उसका डेरिवेशन। हमें लगता है पूरा आपको समझ, हमने जितना हो सकता था मैक्सिमम आपको समझा दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हमने क्लियर करके आपको बता दी हैं, एक एक टर्म क्लियर हो गया है। ठीक है, आज का लेक्चर अब यहीं हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे सबसे पहले हेनरी लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। एक हो गया है, 2-4 और कराएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल कराएंगे, कुछ भौकाली क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो भी कराएंगे उससे बाहर का आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप परेशान बिल्कुल ना होना, हेनरी लॉ पे इतना जज्बाती नहीं होना है क्योंकि आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जब हेनरी लॉ के आप न्यूमेरिकल्स होंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए घर पे रह के आराम से, बिना किसी टेंशन के।